तो रिया, आज का जो टॉपिक है बायेसियन लर्निंग। सच कहूं तो नाम सुनते ही दिमाग में बस मैथ्स और बड़ी बड़ी थ्योरी घूमने लगती है। हाँ, मानता हूँ अमन। नाम थोड़ा भारी भरकम सा है, पर सच कहूँ तो चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब हम फॉर्मूले रटने नहीं वाले, बल्कि इसके पीछे की जो सोच है उसको समझेंगे। बिल्कुल। इसे मैथ्स की तरह सोचो ही मत। समझो कि ये बस हमारी असल जिंदगी का लॉजिक है। हाँ, यही जानना है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये बायेसियन लर्निंग आखिर है क्या भला? देखो, बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो बायेसियन लर्निंग वो तरीका है जिससे मशीन संभावना यानी प्रोबेबिलिटी के बेस पर फैसले लेती है। ये कोई अंधा तुक्का नहीं है, बल्कि एक तरह का स्मार्ट गेस है। होता क्या है कि मशीन के पास पहले से एक यकीन, एक बिलीफ होता है, और फिर जैसे ही उसे कोई नया डेटा या कोई नया सबूत मिलता है ना, वो फौरन अपने उस बिलीफ को अपडेट कर लेती है। ओके, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मशीन के पास पहले से एक राय होती है और फिर नए फैक्ट्स के आधार पर वो अपनी राय बदल लेती है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? अरे एकदम सही। यही तो बायेशियन सोच की सबसे बुनियादी बात है। और इस पूरी सोच की जो नींव है वो है बेयस थ्योरम। ये वही फॉर्मूला है जो हमें गाइड करता है कि नए सबूत मिलने पर अपने बिलीफ को कितना और कैसे बदलना है। चलो इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? ठीक है, मान लो एक शहर में कोई बहुत ही रेयर बीमारी है जो सिर्फ 1% लोगों को है, मतलब बहुत ही कम। मेरा पहला जवाब तो हाँ ही होगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो मतलब बीमारी है, और बस यहीं पर बेयस थ्योरम अपना जादू दिखाता है। देखो, हमारा पहला रिएक्शन यही होता है, लेकिन बेयस हमें सिखाता है कि सिर्फ टेस्ट के रिजल्ट पर मत कूदो, ये भी देखो कि बीमारी कितनी रेयर है और टेस्ट कितना सटीक है। क्या पता टेस्ट गलत भी हो सकता है, राइट? मतलब फॉल्स पॉजिटिव का भी तो चांस होता है। इस स्लाइड पर देखो, ये है उस फॉर्मूले के हिस्से। P ऑफ A है हमारा प्रायर, यानी हमारा शुरुआती यकीन। P ऑफ B/A है लाइक्लीहुड, मतलब अगर हमारा यकीन सच है तो सबूत मिलने के क्या चांसेस हैं। और सबसे ज़रूरी, P ऑफ A/B जो है हमारा पोस्टीरियर, यानी सबूत देखने के बाद हमारा नया अपडेटेड यकीन। प्रायर, लाइक्लीहुड, पोस्टीरियर। यार, ये नाम तो थोड़े कंफ्यूजिंग है। अरे नामों में मत उलझो, कॉन्सेप्ट पकड़ो बस। इसका सीधा सा मतलब है पुराना विश्वास, उसमें मिलाओ नया सबूत और बन गया एक नया और भी मजबूत विश्वास। परफेक्ट, तुमने तो सार पकड़ लिया। अच्छा, अब इसी लॉजिक को इस्तेमाल करके मशीनें चीज़ों को अलग-अलग ग्रुप्स में बांटती हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें पहला तरीका है बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर। अब ये थ्योरी में तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये हर एक मुमकिन हाइपोथेसिस को ध्यान में रखता है, लेकिन असल दुनिया में ऐसा करना इम्पॉसिबल जैसा है। इसीलिए इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है नाइव बेस क्लासिफायर। एक मिनट रुको, इसे नाइव क्यों कहते हैं? नाइव का मतलब तो थोड़ा भोला या अनुभवहीन होता है। इसमें कुछ तो गड़बड़ होगी। क्या बात है, एकदम सही सवाल पूछा। इसे नाइव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और थोड़ी भोली सी अजम्पशन लेता है कि सारे फीचर्स एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लो स्पैम ईमेल पहचानने में ये मान लेगा कि ऑफर शब्द का आना और फ्री शब्द का आना दो बिल्कुल अलग अलग घटनाएं हैं, जबकि असल में तो हमें पता है कि ये दोनों अक्सर साथ साथ ही आते हैं। और इसके काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा साधा है। पहले ये हर क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालेगा, फिर हर फीचर की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद इन सबको मिलाकर ये फैसला कर लेगा कि जो नया डेटा आया है वो किस क्लास में सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। सुनने में तो ये काफ़ी सिंपल और असरदार लग रहा है। तो इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होंगे। हाँ बिल्कुल, फ़ायदे तो यही है कि ये बहुत सिंपल है, तेज़ है और कम डेटा पर भी बढ़िया काम करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान वही इसकी नाइव अजम्पशन है, जो हमेशा सच नहीं होती। और हाँ, एक और प्रॉब्लम है जिसे जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, जिसके लिए लाप्लास स्मूथिंग जैसी टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो क्लासिफायर वाला पार्ट तो समझ आ गया। अब ये अगला टॉपिक क्या है? बायेसियन बिलीफ नेटवर्क्स। अच्छा, ये एक तरह के ग्राफिकल मॉडल्स हैं। तो मैंने एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट फ्लो चार्ट समझ सकते हो, जो ये दिखाते हैं कि कौन सी चीजें एक दूसरे पर कैसे निर्भर करती हैं। जैसे इस स्लाइड पर जो दिखाया है कि अगर बादल हैं तो बारिश हो सकती है, और अगर बारिश हुई तो सड़क गीली होगी और ट्रैफिक भी लग सकता है। बस बिल्कुल यही। ये नोड्स और एरोज हमें इन रिश्तों को विजुअली समझने में मदद करते हैं।
अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज लग रही है। रियल लाइफ में ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं? बहुत सारी जगहों पर। मेडिकल डायग्नोसिस में, जैसे फ्लू है, तो बुखार और खांसी के क्या चांस हैं? मशीनों में खराबी का पता लगाने में। और असल में कहीं भी जहाँ हमें अधूरी जानकारी के आधार पर कोई तर्क लगाना हो। और चलो, अब आते हैं हमारे आखिरी और बहुत ज़रूरी टॉपिक पर। अमन, सोचो, अगर हमारे पास जो डेटा है वो पूरा ही ना हो तो? मतलब कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हो। हाँ, असल दुनिया का डेटा तो अक्सर अधूरा या मेसी ही होता है। बस इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बनाया गया है ईएम एल्गोरिदम, यानी एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन। ये ना 2 स्टेप्स के एक साइकिल में काम करता है। पहला है ई स्टेप, जहां ये मिसिंग डेटा का सबसे अच्छा अंदाजा लगाता है, और दूसरा है एम स्टेप, जहां ये उस अंदाजे वाले डेटा का इस्तेमाल करके अपने मॉडल को और बेहतर बनाता है। तो मतलब ये बस एक बार अंदाजा लगाता है और काम खत्म? नहीं, यही तो इसकी खास बात है। ये साइकिल बार बार चलता है। अंदाजा लगाओ, फिर मॉडल को इम्प्रूव करो, फिर से नया बेहतर अंदाजा लगाओ और फिर से इम्प्रूव करो। और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक मॉडल के रिजल्ट्स एकदम स्टेबल न हो जाएं। वाह, आज तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। एक बार फटाफट से सारी मेन बातें दोहरा सकते हैं? जरूर। देखो, बेस थ्योरम, नए सबूत से पुराने यकीन को अपडेट करना। नाइव बेस, एक तेज और प्रैक्टिकल क्लासिफायर। बिलीव नेटवर्क्स, कॉज एंड इफेक्ट दिखाने वाला ग्राफ। और ईएम एल्गोरिथम, अधूरे डेटा से सीखने का तरीका। शानदार। सच कहूं तो जो टॉपिक शुरू में इतना डरावना और मुश्किल लग रहा था, अब उसके पीछे का लॉजिक एकदम साफ समझ आ रहा है। बिल्कुल। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, बायेसियन लर्निंग का असली मतलब है संभावना, यानी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके बेहतर और स्मार्ट फैसले लेना। तो बस इसी के साथ मिलते हैं अगले विश्लेषण में।